Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे रिफ्लेक्टिव एसेस के बारे में। रिफ्लेक्टिव एसेस के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि एसे आखिर है क्या, और फिर देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव एसेस में वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले origin and definition of essays. The word essay is derived from the French word essayer or essay, which means to attempt or to try. यानी ऐसे वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड एसेयर से लिया गया है, जिसके मीनिंग होते हैं टू अटेम्प्ट और टू ट्राई। इसके मीनिंग ये हुए कि राइटर ऐसे में कुछ कहने का प्रयास करता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना देता है किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में। ऐसे के बारे में आप बहुत शुरू से जानते हैं, आप 7th 8th 6th से ऐसेज लिखते जाते हैं। एक टॉपिक होता है और उस पर आप अपने व्यूज लिखते हैं। The form essay had been practiced since ancient times. Greek philosophers like Theophatus and Plutarch etc. used the form, but the name essay appeared later on. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ऐसे के बारे में कि ऐसे जैसी चीज तो बहुत प्राचीन टाइम से ग्रीक फिलोसफर्स प्लूटार्क और थियोफ्राटस जैसे लोग लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नाम नहीं दिया था ऐसे। वो लिख रहे थे एक टॉपिक पे, लेकिन ऐसे जैसा नाम बाद में आया। ये बात सर फ्रांसिस बेकन जो एक फेमस एसेइस्ट हैं उन्होंने भी कही। द वर्ड इज लेट, यानी ये शब्द देर में आया है। द थिंग इज एंशियंट, लेकिन ये चीज बहुत पुरानी है, यानी बहुत प्राचीन काल से ऐसे लिखे जाते हैं, भले उसे उस समय ऐसे नाम से नहीं बुलाया जाता था। An essay is a short form of literary composition that covers a single topic on which the author expresses his personal opinion. ऐसे फिर क्या हुआ, डेफिनेशन है उसकी, एक शॉर्ट फॉर्म है लिटरेरी कॉम्पोजिशन की, एक सिंगल टॉपिक होता है उसमें, और ऑथर जो है अपने पर्सनल ओपिनियन उस टॉपिक के बारे में बताता है। अब आते हैं कि रिफ्लेक्टिव एसेज क्या होते हैं। Reflective essay is a type of essay where author examines an experience or situation through self-reflection. Reflection means चिंतन। एक तरीके से वो अपनी जो अनुभव हैं उसके पास्ट के, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो उसने पास्ट में फेस की थी, उसको एग्जामिन करता है ऐसे, और उस एक्सपीरियंस को शेयर करता है अपने एसेज में, और उस सिचुएशन को शेयर करता है या एक्सपीरियंस जो भी है वो उसे शेयर करता है। अब शेयर करने का मतलब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, यानी बार बार अपने सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और उस घटना के बारे में आपको सारी डिटेल्स वो उस रिफ्लेक्टिव एसेज में बताता है। अब देखिए, ही रिफ्लेक्ट्स अपॉन बोथ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि उस घटना से रिलेटेड सिर्फ एक पक्ष दिखाए वो आपको, उसके दोनों पक्ष आपके सामने रखे जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिफ्लेक्टिव ऐसे एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द राइटर एंड ऑल्सो एनालाइजेज द चेंजेस इन हिज परसेप्शन ऑफ लाइफ। ये बात जरा ध्यान से समझिए। पहले आप अपने ऊपर लेके समझ सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई घटना होती है, इम्पॉर्टेंट वाली घटना होती है, तो कई बार वो हमारा एक ऐसा अनुभव होती है जो हमें बहुत सीख दे के जाती है, और हमारा जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो इसी तरीके की घटनाएं जब हमारी जिंदगी में होती जाती हैं तो हमारी जिंदगी के प्रति के दृष्टिकोण बदलते जाते हैं। तो रिफ्लेक्टिव ऐसे में जब कोई भी ऑथर अपना एक्सपीरियंस या अपनी ऐसी सिचुएशन लाइफ की शेयर करता है, तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि उसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का विकास हो रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो भी ग्रेजुअली मैच्योर हो रही है, वो भी पहले जिन चीज़ों को सही से नहीं समझ पा रहा था या उसकी गलत फहमियाँ थी किन्हीं चीज़ों के बारे में, वो भी दूर हो रही है। वो डेवलपमेंट भी आप राइटर का उस ऐसे में देखेंगे। और क्या देखेंगे, एनालाइज द चेंजेस इन द परसेप्शन ऑफ लाइफ, कि कैसे उसकी जिंदगी के प्रति उसका दृष्टिकोण या उसकी जिंदगी की जो परिभाषाएं हैं वो कैसे कैसे बदलती जा रही हैं। ये पूरी चीज आपको रिफ्लेक्टिव एसेज में दिखाई देती है। वो अनुभव तो होगा ही, साथ में ये भी होगा उस अनुभव ने उसे क्या सिखाया, उस
राइटर को और उसकी जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हुए। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव ऐसे। उसकी जहां तक लंबाई का सवाल है कि कितने लंबे होते हैं, तो एक पैराग्राफ से लेके बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। ये निर्भर करता है राइटर के ऊपर कि उसकी बात कितनी देर में खत्म हो जाती है और वो कितना बड़ा आइडिया उसमें एलेबोरेट करना चाहता है। इट कैन बी रिटेन ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। हक्सले ने ये वाली बात कही कि ऐसी लिटरेरी डिवाइस है फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप इस पे हर कुछ कह सकते हैं, अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। किसी चीज के बारे में भी सब कुछ कहने की विधा है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं। It often follows the classic essay format, introduction, body and conclusion. वैसे तो बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, लेकिन मेनली अगर ऐसे को डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, जिसमें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद बॉडी, जिसमें मैक्सिमम आइडियाज फिल किए जाते हैं रिलेटेड टू दैट एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू दैट सिचुएशन, बहुत सारे एग्जांपल देके जस्टिफाई किया जाता है चीजों को। एंड लास्टली दी कंक्लूजन, अंत में कंक्लूजन होता है कि उसने क्या सीखा, क्या समझा। ये इट शेयर्स द पास्ट इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ राइटर एंड ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ दीज इवेंट्स अफेक्टेड हिज लाइफ। ये मैं आपको बता चुकी कि पास्ट की जिंदगी से रिलेटेड होता है और बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी को उन्होंने प्रभावित किया। अब जो पास्ट की घटनाएं हैं उन्हें प्रेजेंट में कैसे दिखाए? प्रेजेंट में ऐसे लिख रहा है राइटर, तो पास्ट की इंसिडेंट्स को कैसे दिखाए? उसके लिए एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे कहते हैं फ्लैशबैक, उसे यूज करते हैं। फ्लैशबैक क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए राइटर जाता है पास्ट में एंड देन ही कम्स बैक टू द प्रेजेंट टू टेल यू कि पास्ट में ये था। तो बीच बीच में बार बार पास्ट में जाना और उस घटना को सुनाना, इस तरीके का, और फिर वापस से प्रेजेंट में आ जाना और ऐसे को लिखने लगना, फिर पास्ट में जाना, कोई और घटना सुनाना और ऐसे लिखते जाना, इस तरीके से इन चीजों को कहते हैं फ्लैशबैक। बार बार बैक में जाना और प्रेजेंट में आना। तो इस डिवाइस का यूज करता है ताकि वो आपको अपने पास्ट के बारे में बता सके। लेटर हिज रिफ्लेक्शन रिलेट्स टू द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। इसे जरा ध्यान रखिएगा, ऐसे सिर्फ पर्सनल तो है, उसकी लाइफ से रिलेटेड तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसकी लाइफ की ही कहानी है या उसका ही अनुभव है। वो कैसे भी करके उस एक्सपीरियंस को इस तरीके से रिलेट करता है कि वो पूरे समाज के लिए सिग्निफिकेंट हो जाए, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाए और उसे एक वृहद तरीके से जिंदगी के पर्सपेक्टिव के रूप में देखा जा सके। कहने का मतलब वो सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ हिस्ट्री नहीं होती, बल्कि उसे वो ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो सबके लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। इट इज कंप्लीटली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव टाइप ऑफ राइटिंग। भले पर्सनल एंड सब्जेक्टिव है, लेकिन वो सबके लिए यूजफुल बना देता है उसे। इट इज रिटन विद ए व्यू to a proper academic purpose to convince the reader about that point of view। academic purpose से लिखा जाता है और पर्पस क्या होता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उससे आपको कन्विंस कर दूं, यानी उसने जो कोई भी बात ऐसे में कही वो उसे कन्विंस करना चाहता है अपने रीडर के साथ कि ये बात जो मैं कह रहा हूं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही है। कोशिश करता है ऐसा और अधिकांश बार सफल हो भी जाता है। कौन सा टेंस यूज किया जाता है? अधिकांश बार इन एसेज में पास्ट टेंस यूज किया जाता है। लैंग्वेज यूज की जाती है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाएगी। कोहेरेंसी इज मेंटेन्ड इन द टोन। टोन कैसा होता है? टोन कोई भी हो, ये सीरियस हो सकता है, ह्यूमरस हो सकता है, आयरनिक हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन जो कोई भी टोन होगा उसमें कोहेरेंसी मीन्स एक रस्ता, शुरू से आखिर तक वो एक प्रकार से मेंटेन किया जाएगा। And now come to the examples of reflective essays। चार्ल्स लैम्ब का कलेक्शन है एसेज ऑफ इलिया। उसमें जितने भी एसेज हैं वो चार्ल्स लैम्ब की लाइफ से खुद से रिलेटेड है और वो रिफ्लेक्टिव एसेज हैं। रिचर्ड स्टील रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड, नाम ही बता रहा है कि इसमें चाइल्डहुड की यादें हैं, ये रिफ्लेक्टिव एसे है। हैजलिट का ऑन द फियर ऑफ डेथ, उनका फियर ऑफ डेथ को एक्सप्रेस करता है। जेबी प्रीस्ले ऑन डूइंग नथिंग इज ए रिफ्लेक्टिव एसे एंड एजी गार्डनर्स ऑन द रूल ऑफ द रोड इज ए वेरी फेमस एसे, इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्टिव एसेज। तो मेरे हिसाब से आपको रिफ्लेक्टिव एसेज समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर द पेशेंस लिसनिंग।
है।